नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म 1 की तैयारी के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हेंस करने वाले हैं। सो हम लोग लगभग टर्म 1 में आने वाली 8 यूनिट के सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो डेफिनेटली आपकी तैयारी को और इम्प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। लेट्स बिगिन। So the very first question is the decimal form of 129 over 2 to the power 2, 5 to the power 7, 7 to the power 5 is, and we know that very well कि जब कभी भी अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में अगर फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा भी अगर कुछ हो तो ऑप्शंस हैं हमारे पास टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग एंड नन ऑफ द अबव। सो वी नो दैट हम ऐसी सिचुएशन में बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कभी भी फैक्टर्स में, प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 के अलावा भी अगर हमारे पास कुछ और फैक्टर्स हमें मिलता है सो डेफिनेटली हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। सो द आंसर इज सी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सेकंड क्वेश्चन इज HCF ऑफ 8, 9, 25 इज व्हाट। सो हम जानते हैं कि ये तीनों ही नंबर कोप्राइम है, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जब अगर हमारे पास दिए गए नंबर का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो ऐसी सिचुएशन में उनका कॉमन फैक्टर हम क्या मानकर चलते हैं? 1। सो इन दैट केस आंसर इज डी, दैट इज 1। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी एक रैशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो, आइदर इट इज़ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, द रिजल्ट इज़ ऑलवेज इर्रेशनल। तो चलिए चेक करते हैं फटाफट हम लोग। यदि अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमें कितना मिलने वाला है? 4 - 2√3, दैट इज़ ये रैशनल और ये इर्रेशनल। तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास? इर्रेशनल। यदि अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2√2 + 2√3 अगेन इट इज़ इर्रेशनल। यहाँ पर यदि अगर हम बात करें तो ये हमें फॉर्म दिखाई दे रहा है a - b और a + b, दैट मीन्स इट इज़ √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। सो इट इज़ 2 - 3 एंड इट गिव्स -1, देन इट इज़ अ रैशनल नंबर, है ना। और यहाँ पर यही पूछा गया था कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। सो इन दैट केस सी इज़ करेक्ट आंसर, √2 - 3, √2 - √3 और √2 + √3। ठीक है, बाकी अगर हम इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें तो इसको भी जब हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा? 2√7 अपॉन इसको भी लिख लेते हैं हम √7 × √7। सो अगेन इट गिव्स 2 अपॉन √7 एंड वी नो दैट वेरी वेल 2 is rational number and √7 is irrational number and the operation between them is division. So the result is all again irrational number. So here the answer is C, √2 - √3 and √2 + √3. Move to question number 4. The product of two different irrational number is always what? The options are rational, irrational, both of above and none of the above. सो चलिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। जैसा कि हम प्रीवियसली ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर के बीच में कोई भी ऑपरेशंस लगाया जाए, चाहे फिर वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, रिजल्ट हमें हमेशा इर्रेशनल नंबर ही मिलता है। बट यहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास दो डिफरेंट इर्रेशनल नंबर की बात की गई है। तो ऐसी सिचुएशन में दो डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स के बीच में भी यदि अगर प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन है, तो रिजल्ट हमें हमेशा ही क्या मिलने वाला है? इर्रेशनल नंबर। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी लेकर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल √5 × √3 बोथ आर डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स एंड द रिजल्ट इज √15 here is also an irrational number. सो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब कभी भी अगर हमारे पास दो इर्रेशनल नंबर्स के बीच में प्रोडक्ट अगर परफॉर्म किया जा रहा है तो रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल ही हमें मिलेगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5
And here the question is, the product of 3 consecutive positive integer is divisible by, and the options are 4, 6, no common factor and only 1. So चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर ही हम लोग चेक कर लेते हैं कि यदि अगर मैंने कोई भी 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, फॉर एग्जांपल 3, 4, 5 और इनका प्रोडक्ट किया तो 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, इट इज़ डिविजिबल बाय 4 and 6 बोथ. चलिए एक और लेकर देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6. सो हेयर द कंडीशन इज क्लियर, बोथ आर डिविजिबल बाय 6. आप चाहें तो एक एग्जांपल और ले लीजिए, 2 3 4, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24. Again it is divisible by 6. So here is the answer is 6. Option B. चलिए बच्चों आ जाइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पर. If 1 0 of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, देन द वैल्यू ऑफ के इज. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे आपके एमसीक्यूज में आपको एग्जाम्स में देखने वाले हैं. सो चलिए देखते हैं क्या ही होता है इन क्वेश्चंस में. सो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल दिया गया है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और इसका एक ज़ीरो हमें दिया गया है दैट इज़ 2. और आप सभी लोग जानते हैं कि ज़ीरो की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल हमें क्या देता है, 0. तो चलिए यहाँ पर रखते हैं हम लोग x की प्लेस पर 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. सो इट इज़ 4 प्लस 6 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. 10 प्लस k इज इक्वल्स टू 0. तो k इज इक्वल्स टू होने वाला है -10, और -10 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में. सो हेयर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज -10. Now come to the question number 7. A quadratic polynomial whose zeros are -3 and -4 is. So हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि कैसे quadratic polynomial का फॉर्मेशन हमारे पास किया जाता है. So how it is? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं -3 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू 4, है ना. तो सॉल्व करते हैं इसे. सो एक्स स्क्वायर -3 प्लस 4 दैट इज़ 1, और 1 यानी कि यहाँ पर बचने वाला है -x और -12. सो मुझे कुछ पॉलिनोमियल ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12. तो चलिए चेक करते हैं हम लोग. ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर शायद मैं इसको 2 से भी अगर डिवाइड कर दूँ, सो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 -6. सो करेक्ट ऑप्शन इज 6. दैट इज़ वेरी लॉजिकली. आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा. समझ रहे हैं आप लोग? यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 -6. दैट्स इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर. चलिए तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना. सो डेफिनेटली इसको देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं या फैक्टर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो कुछ ऐसे मिलने वाले हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी. सो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इसके जो ज़ीरोज़ होने वाले हैं वो हैं -a और -b. सो ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि इसके दोनों ही ज़ीरोज़ नेगेटिव होने चाहिए, और डेफिनेटली इसका आंसर भी बोथ नेगेटिव ही होगा. दैट्स इट. तो एक और बढ़िया क्वेश्चन हमारे सामने है. इफ़ वन ऑफ द ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p -1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इज़ -3. इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो हमें दिया गया है, तब ऐसी सिचुएशन में हमें p की वैल्यू निकाल कर बतानी है. तो डेफिनेटली हमने पहले भी ये किया है. पी एक्स इज़ इक्वल्स टू हमें दिया गया है p -1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1, और इसका एक ज़ीरो हमें दिया गया है -3, जिसे रखने पर हमें क्या मिलेगा, 0. यानी कि अल्टीमेटली p -1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 प्लस 1 रखने पर हमें ओवरऑल पॉलिनोमियल क्या देगा, 0. सो ये हो जाएगा हमारे पास. मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ 9p
-9 -3p, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 9 का मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, +1 is equals to 0. So finally it gives 9p minus 3p, that is 6p, और -9 + 1 that is -8 is equals to 0. So मुझे ऐसा लगता है कि 6p बराबर 8 होना चाहिए. So ऐसी सिचुएशन में p बराबर 8/6, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो 4/3. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 4/3. एक और बिल्कुल हॉट क्वेश्चन आपका इंतज़ार कर रहा है और मैं ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय अब आपको वीडियो पॉज कर इसको सॉल्व करना चाहिए. यहाँ पर बोला गया है इफ़ x³ + 1 इज़ डिवाइडेड बाय x² + 5 देन द पॉसिबल डिग्री ऑफ क्वेश्चन इज़. सो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसे सॉल्व ही कर दें पूरा तो हम तो सभी की डिग्री बता सकते हैं. चलिए तो मैं यहाँ पर डिवाइड भी करना बता देता हूँ आपको. यदि अगर x³ + 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं x² + 5 से तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर x लेना पड़ेगा. सो इट इज़ x³ और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, ये माइनस ये कैंसिल और यहाँ पर बचने वाला है -5x + 1. सो निश्चित रूप से क्वेश्चन की डिग्री है यहाँ पर 1 और रिमाइंडर की डिग्री भी है 1. सो अब आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ ले क्या ही फ़र्क पड़ता है जब अगर हमें सब कुछ सारी चीज़ें बनती हैं. सो यहाँ पर क्वेश्चन की जो डिग्री होने वाली है वो है 1. फाइनल आंसर इज़ बी. सो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ और यहाँ पर हमें बोला गया है कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x - 5 = 5, 21x - 3y = 10. सो इनका नेचर कैसा होने वाला है. सो चलिए जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं. यहाँ पर a1 है 7, a2 है 21, b1 है -1 और b2 है -3 और C1 है आप देखें तो -5 और C2 जो है वो है -10. तो ऐसी सिचुएशन में क्या ही होने वाला है. 7 1 = 7, 7 3 = 21, ये भी 1/3 एंड इट इज़ नॉट इक्वल्स टू 1/2. सो ये जो कंडीशन है अगर बच्चों आपको रिकॉल हो रहा है तो जल्दी से बता दे कि ऐसे सिचुएशन में लाइंस के नेचर कैसे होते थे. लाइंस पैरेलल होती थी, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता था, लाइंस इनकंसिस्टेंट होती थी. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. कम टू क्वेश्चन नंबर 12. द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x - 5y = 7 and the second equation -6x + 10y = 7 having what kind of solutions, and the options are unique solution, infinite many solution, no solution or two solutions. So again we have to check their natures to find out what kind of solutions are here. चलिए चेक करते हैं जल्दी से. सो a1 की वैल्यू मुझे यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है, a2 की वैल्यू है -6 बराबर -5 है 10 और दूसरा मुझे दिखाई दे रहा है -7 सो इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं -1/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1. सो ये जो सिचुएशन है ये है पैरेलल लाइंस की और पैरेलल लाइंस में लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती और इंटरसेक्ट नहीं करती तो डेफिनेटली उनका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं होता है और इंटरसेक्शन पॉइंट भी नहीं होता है तो निश्चित रूप से ऐसी सिचुएशन में सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होने वाले हैं एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी. सो ये एक इन्फॉर्मेशनल क्वेश्चन है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि लाइंस कंसिस्टेंट केवल 2 ही सिचुएशंस में होती हैं जहाँ पर सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं. सो सॉल्यूशन पॉसिबल कहाँ पर होते हैं? जब तो या तो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो उनका सॉल्यूशन यूनिक होता है या फिर लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं उनके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं. तो दोनों ही सिचुएशंस में लाइन कंसिस्टेंट होती हैं. तो यहाँ पर ऑप्शन ना तो हमारे पास ए होने वाला है, ना ही बी होने वाला है, ना ही सी होने वाला है. सो आई थिंक द करेक्ट आंसर इज इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट. दोनों ही केस में हमारे पास लाइन्स कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी.
चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 2x + 3y + 10 = 0 and 3x + ky + 15 = 0 represent coincident line. So first of all you have to solve this kind of questions. You know very well the natures of linear equations, and in case of coincident lines the condition is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पर मुझे इक्वेशंस को देखकर कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 2 बराबर है, यहाँ पर इसकी वैल्यू, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया है, यहाँ पर ये है 2 अपॉन 3 बराबर है 3 अपॉन k बराबर है 10 अपॉन 15। आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी दो साइड्स को सॉल्व कर ले तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इनका और इनका 2k इज इक्वल्स टू क्या मिलने वाला है 9, और फाइनली k इज इक्वल्स टू 9/2। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सो 10k बराबर मुझे मिलने वाला है 15 × 3, है ना। तो 5 2s और 5 3s, सो यहाँ से भी मुझे k की वैल्यू 9/2 ही मिल रही है। सो फाइनली मेरा जो आंसर है वो है 9/2। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। Question number 15, the graph of x is equals to -2 is a line parallel to the, and the options are x-axis, y-axis, both x and y-axis, none of these। चलिए तो हम लोग यहाँ पर फटाफट थोड़ा सा ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये रहे दो एक्सिस 1 2 3 -1 -2 1 2 -1 -2 1 2 3 1 2 -1 -2 -1 -2। सो x इज इक्वल्स टू -2 से पास होने वाली लाइन समथिंग यहाँ कहीं से गुजरेगी, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो लाइन है ये पैरेलल होने वाली है y एक्सिस से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और अब हम मूव कर चुके हैं यूनिट ट्राइंगल्स, दैट इज सिमिलर ट्राइंगल्स की तरफ, है ना। और यहाँ से भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग देखने वाला है। सो पहले ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर है, इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू AB, और कुछ डायमेंशंस हमें दिए गए हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें DA की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखते हैं क्या ही परिस्थिति यहाँ पर बनने वाली है। सो फाइनली मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया, शायद ये हाईलाइट ना हो पा रहा हो। ये एक ट्राइंगल है ABC और DE यहाँ पर एक लाइन है जो पैरेलल है AB के, और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि EC जो है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, है ना, और BE की लेंथ हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर, और CD हमें दिया रहा है 3 सेंटीमीटर, और हमें AD फाइंड आउट करना है। तो जब DE पैरेलल है AB के, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सो सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थेल्स थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 3/x इज इक्वल्स टू 4/6। और इसको भी यदि अगर हम सॉल्व कर लें तो x की वैल्यू हमारे पास 3 × 6/4, और मुझे ऐसा लगता है 18/4, और ये आएगा समथिंग 4.5, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चलिए अगले ही क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी गई है, उसका डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है, और ऑप्शंस भी हमें यहाँ पर दे रखे हैं। सो ऐसी स्थिति में ये रहा हमारे पास एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दी गई है 6 सेंटीमीटर। चलिए अगर हम इसका डायगोनल निकालें तो ये हमें देता है एक यहाँ पर राइट ट्रायंगल। तो हम डेफिनेटली यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, यानी कि इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, सो इट इज़ 36 प्लस 64, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, और h इज इक्वल्स टू होने वाला है √100, और ये हो जाएगा हमारे पास 10। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर हमें बोला गया है कि एक रोम्बस के डायगोनल्स की लेंथ हमें दी गई है
और उसके साइड की लेंथ हमें निकाल कर बतानी है। सो चलिए रोम्बस के बारे में हम इतना जानते हैं कि रोम्बस कुछ ऐसा होता है ना, और इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सो निश्चित रूप से ये होगा हमारे पास 8, ये 8 और दूसरा है 12, तो हम इसको मान ले रहे हैं 6 और ये रहा 6। तो ऐसी सिचुएशन में यदि अगर मुझे इसकी एक साइड निकालनी है और रोम्बस की सारी साइड आपस में बराबर होती हैं तो इसको हम मान ले रहे हैं a। सो निश्चित रूप से a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, so a square is equals to under root 100, again it is 10, so the correct option is 10, option C. Now the next question number 19, यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया है हमें 10 सेंटीमीटर जिसकी साइड है और उसके डायगोनल की लेंथ हमें निकाल कर बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। सो यहाँ पर एक हमारे पास स्क्वायर है जिसकी साइड हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर और इसके डायगोनल की लेंथ हमें निकाल कर बतानी है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये जानते हैं कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और वो भी परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए, तो ये जो पार्ट है हमारे पास ये इक्वल होंगे, ये सारे के सारे इक्वल होंगे, यानी कि यदि अगर मैं किसी भी एक राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, यानी कि 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 50, तो a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 50, यानी कि 25 इंटू 2, यानी कि 5√2 ऐसा कुछ मिलने वाला है मुझे। और a जो है वो केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ है, तो मुझे डायगोनल की लेंथ निकालने के लिए इसको डबल करना पड़ेगा। सो डायगोनल की जो लेंथ होगी वो होगी मेरे पास 2a, यानी कि 2 इंटू 5√2 दैट इज 10√2। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि यदि अगर दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास वो आपस में सिमिलर हैं, तो यहाँ पर DE भी बराबर है AB के, तो उन दोनों ही ट्राइंगल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। ऐसी सिचुएशन में ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास ABC और दूसरा ट्राइंगल हमें दिया गया है DEF, और ये ऑलरेडी बोला गया है कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं। और यदि अगर ये सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल है और सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि DE इज इक्वल्स टू AB। तो चलिए भैया, मुझे तो मेरा कंक्लूजन मिल गया कि यहाँ पर ये ट्राइंगल इसके बराबर है, ये ट्राइंगल इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। सो ये दोनों ही ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं बाय द प्रॉपर्टी एंगल साइड एंगल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज दे आर बोथ कॉन्ग्रुएंट। करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की। यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द x एक्सिस। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास जब कभी भी अगर हमें 2,3 पॉइंट की डिस्टेंस x एक्सिस से निकालनी है, सो ये 1 2 3, ये 1 2 3 पॉइंट जो होगा वो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 x एक्सिस पर यहाँ पर, और ये यहाँ कहीं पर होने वाला है, दैट इज़ 2,3। तो इसको यहाँ मिला लें और इसको यहाँ मिला लें। तो ऐसी सिचुएशन में x एक्सिस से इसकी डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इट्स डिस्टेंस इज इट्स ऑर्डिनेट, दैट इज, तो यहाँ पर मेरे लगता है कि सही ऑप्शन हमारे पास इसका ऑर्डिनेट यानी कि ऑप्शन बी होना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1,4 एंड 4,0 इज। तो जल्दी से हम लोग इसकी डिस्टेंस ही निकाल देते हैं। सपोज इन दोनों पॉइंट को मान लिया AB, सो AB बराबर 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो ये बचने वाला है हमारे पास 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 16 दैट इज अंडर रूट 25, ये बचा 5। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में।
यहाँ पर हमसे क्या बोला गया, द पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ़ द वैल्यू ऑफ पी इज़। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, हम जानते हैं कि जब कभी भी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ 0। सो अप्लाई करते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का, दैट इज़ 1/2 x1। x1 की वैल्यू मुझे यहाँ पर 5 दिखाई दे रही है, y2 माइनस y3 यानी कि p प्लस 2 प्लस x2 की वैल्यू है यहाँ पर 1 और इसके साथ आने वाला है y3 माइनस y1 यानी कि -2 -1 प्लस x3 यानी कि 4 और इसके साथ y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस p इज इक्वल्स टू 0। 2 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर बचने वाला है -5p -10 -3 प्लस 4 -4p इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनली -5p -4p यहाँ पर बचने वाला है -9p और -10 -3 -13 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सो 9p इज इक्वल्स टू 9, सो p इज इक्वल्स टू 9/9, इट गिव्स 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C। Now move to the question number 24. If the distance between the point x, -1 and 3, 2 is 5। चलिए तो थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि इन दो पॉइंट्स ए बी के बीच की डिस्टेंस 5 और ए बी स्क्वायर की डिस्टेंस 25, यानी कि x -3 का स्क्वायर प्लस -1 -2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। So here it is x square plus 9 minus 6x minus 3 का square 9 plus 9 is equals to 25. So it gives x square minus 6x, 9 और 9 18 और 18 इधर जाएगा तो 25 minus 18 7। सो 7 इधर आकर -7 इज इक्वल्स टू 0। देन हम इसे सॉल्व करें, सो एक्स स्क्वायर माइनस, इसे हम क्या लिख लें, -7x प्लस x -7 इज इक्वल्स टू 0। सो फाइनली द फैक्टर इज x -7 प्लस 1 कॉमन और यहाँ पर भी x -7। सो x -7 x प्लस 1 इज द फैक्टर, सो वैल्यू ऑफ x इज 7 -1। सो करेक्ट ऑप्शन इज D। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ और यहाँ पर हमसे ये बोला गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर। चलिए तो मैं आप लोगों को बच्चों ये बता दूं कि सेंट्रॉइड होते क्या है, द पॉइंट वेयर द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल मीट्स। फॉर एग्जांपल इफ हियर इज अ ट्राइंगल एंड दीज आर द मीडियंस एंड द पॉइंट वेयर दीज medians are meet is called the centroid of the triangles, and the coordinate of this centroid, it is denoted by G, and it is equals to x1 plus x2 plus x3 divided by 3 and y1 plus y2 plus y3 divided by 3. So it is 0 plus 8 plus 8 यानी कि 16/3, 6 plus 12 18, 18 plus 0 18 divided by 3. So I hope it is 16/3, 6. So the correct option is D। चलिए हम लोग मूव कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट पर और बात कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की। और पहला ही क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इफ़ x tan 45 इंटू साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कॉस 30 इंटू tan 30 डिग्री है, तब इस सिचुएशन में हमारे पास x की वैल्यू क्या ही होने वाली है। तो चलिए मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है तो x बराबर होना चाहिए cos 30 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री अपॉन tan 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। और जैसा कि मुझे ज्ञात है cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन tan 45 की वैल्यू होती है 1 और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। सो फाइनली √3 से √3 कैंसिल और ऊपर बचने वाला है 1/2 अपॉन 1/2 और ये देने वाला है 1।
सो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर ये हमसे बोला गया है कि यदि अगर ए बी सी इंटीरियर एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल ए बी सी के, तब इस सिचुएशन में cos b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू क्या ही होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है यदि अगर ए बी सी किसी एक इंटीरियर एंगल्स हैं किसी ट्राइंगल्स के। तो ऐसे सिचुएशन में हमें b प्लस सी की वैल्यू निकालनी है। तो b प्लस सी इसको इधर पहुंचा दीजिए, 180 माइनस a, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करिए तो b प्लस सी बाई 2 यहाँ पर बचने वाला है 90 माइनस a बाई 2। और दोनों तरफ यदि अगर मैंने cos b ले लिया तो cos b प्लस सी बाई 2 और यहाँ पर बचने वाला है cos 90 माइनस a बाई 2। सो अल्टीमेटली ये हमें क्या देगा, sin a बाई 2। सो फाइनली आवर आंसर इज a, दैट इज sin a बाई 2। चलिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं जो पिछले कई दफ़ा बोर्ड एग्ज़ामों में कई बार पूछा गया, बट अब सवाल हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है तो उसमें भी इस क्वेश्चंस की उम्मीद थोड़ी सी ज़्यादा है। सो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू अगर 1 है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। चलिए समझते हैं यहाँ पर। सो ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। सो फाइनली हमें क्या मिला कि साइन थीटा बराबर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। और हमें ये मालूम है कि कॉस टू द पावर फ्रॉम इक्वेशन 1 से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, साइन थीटा, और साइन टू कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू इस हिसाब से क्या होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा। और ये अल्टीमेटली हमें क्या दे रखा है प्रश्न में 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज अगेन 1। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 sec स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, एंड द ऑप्शंस आर 6 माइनस 5 1 माइनस 4। तो ये तो कहानी सॉल्व करने के बाद ही क्लियर होने वाली है। चलिए देखते हैं। सो 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5, क्या मैं इसको ऐसा लिख लूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये है हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। सो 5 tan स्क्वायर ए माइनस 5 tan स्क्वायर ए प्लस 1। सो इससे ये कैंसिल हो जाना है, -5 प्लस 1 -4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज -4। मूव करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जहाँ पर हमसे बोला गया है कि यदि अगर किसी एक ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी यदि अगर 90 डिग्री है देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस बी। तो ये मैंने बना लिया एक राइट ट्राइंगल, ये हो गया एंगल सी ए और बी। तो निश्चित रूप से जब ये एंगल 90 डिग्री का है तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री ही होने वाला है। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो इन दैट सेंस ए प्लस बी प्लस ये 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, सो अगेन इट इज़ 90 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, दैट मीन्स साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। मूव कर चुके हैं हम लोग सर्कल सेगमेंट पर, और अब हम यहाँ से क्वेश्चंस देखने वाले हैं, कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 31 इज इफ़ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर आर इक्वल, दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 पाई आर बराबर है 4a के। इससे यदि अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो 2, सो पाई आर बराबर 2 इज इक्वल्स टू a। तो मेरे पास साइड तो निकल आई है। अब मैं इन दोनों के एरिया का रेशो निकालता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और ये होता है साइड का स्क्वायर यानी कि पाई आर बाय 2 का स्क्वायर, है ना। सो फाइनली मुझे क्या ही मिलने वाला है, ज़रा यहाँ पर ध्यान से समझते हैं। पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4। सो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल। सो यहाँ पर बचा 1/22
7 इंटू 4। सो फाइनली मुझे यहाँ पर भी कैंसिल कर लूँ 11 और 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास शायद मुझे समथिंग कुछ मिलने वाला है यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर। 11 अपॉन 14, अपॉन में ऊपर 1 है तो ऊपर जाकर ये हो जाएगा 14:11। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलिए बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो चलिए यहाँ से मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है कि एक स्क्वायर है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है। चलिए इसकी डिज़ाइनिंग पर मत जाइएगा, है ना, मान लीजिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें रेडियस दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो सेंटर यहाँ कहीं होने वाला, तो इस हिसाब से डायामीटर जो होगी वो 16 सेंटीमीटर होगी, है ना। और स्क्वायर की सारी साइड आपस में बराबर होती हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लूँ तो मुझे मिलने वाला है 16 का स्क्वायर, यानी कि 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 256। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू मुझे मिलेगा यहाँ पर समथिंग 128। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, √128। चलिए तो मुझे क्या ही मिला है, ये 128, है ना। सो a की वैल्यू तो मुझे मिल गई है, और अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है ना। सो एरिया ऑफ स्क्वायर is equals to a square, so again it is 128. So the correct option is B. Now come to the next question, that is question number 33. In a circle of radius 21 centimeter and arc subtend an angle 60 degree. So कहानी यहाँ पर कुछ ऐसी बन रही है भैया, O A B। इसका जो रेडियस है वो है हमारे पास 20 सेंटीमीटर और सेंटर पर बनने वाला एंगल 60 डिग्री है। तो हमें इस आर्क की लेंथ निकाल कर बतानी है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये होता क्या है, θ/360 इंटू 2πr। सो इट इज़ 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7, और रेडियस भी हमें यहाँ पर दे रखा है, दैट इज़ 21। तो इससे ये कैंसिल, सो फाइनली यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1/6। ये शादियों का मौसम है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, चलेगा। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 21, इससे मैंने इसे भी कैंसिल कर लिया। सो 3 से मैंने इसे कैंसिल किया, 2 से मैंने इसे कैंसिल किया। सो फाइनली मेरे पास बचा 22 सेंटीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। चलिए बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हमसे बोला गया है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R। तो हमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है जिसका एंगल सेंटर पर E है और रेडियस R है। तो ऐसी सिचुएशन में एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है हमारे पास P/360 इंटू πr²। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो शायद ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं, है ना। सो ये भी नहीं है, 2πr, तो ये दोनों तो संभव ही नहीं है ना। πr² इनमें से या इनमें से। सो 360 का हाफ होता है, लेकिन यहाँ पर भी फिर 1/2 होना चाहिए। लेकिन अगर हम दोनों में ही 2 का मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, सो हमें ये ऑप्शन ज़रूर मिल सकता है, P इंटू 2πr²/720। सो द करेक्ट ऑप्शन इज D। Now come to the question number 35. If the area of a circle is 154 centimeter square, then its perimeter is. So finally यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है πr² इज इक्वल्स टू 154, यानी कि 22/7 इंटू r² इज इक्वल्स टू 154। इससे अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो 11 2 ज़ा 11 1 ज़ा 11 4 ज़ा, इससे इसको कैंसिल करूँ तो 7। सो r² इज इक्वल्स टू 7 इंटू 7। सो r की वैल्यू आ गई मेरे पास 7। सो फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर, दैट मीन्स 2πr मुझे कैलकुलेट करना है, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 7 से 7 कैंसिल। सो फाइनली वी गिव 44 सेंटीमीटर इट्स पेरीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। बात करते हैं हमारे प्रोबेबिलिटी सेगमेंट पर, और अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। और यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन हमसे ये बोला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ ज़ीरो इज़ कॉल्ड। ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है, ऐसे इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं,
दैट मीन्स ऐसी घटना जिसका होना संभव ही नहीं है, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है इम्पॉसिबल इवेंट। सो इन दैट कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज इम्पॉसिबल इवेंट। और बच्चों याद रखिएगा, ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 होती है, यानी कि जिनका होना 100% तय है, ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। सो इन दैट कंडीशन यहाँ पर क्वेश्चन की परिस्थिति में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इम्पॉसिबल इवेंट, ऑप्शन सी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई दफ़ा न जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर। तो हम लोग बात करते हैं कि जब कभी भी लीप वर्ष की, तो लीप वर्ष में टोटल डेज होते हैं हमारे पास 366 डेज, है ना। और एक ईयर में हमारे पास 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक्स मतलब 7, 52 इंटू 7 दैट मीन्स 364 डेज। यानी कि एक बात तो तय है कि एक साल में हर दिन कम से कम 52 बार तो आता ही आता है। बचते हैं हमारे पास 2 एक्स्ट्रा दिन, अगर हम बात कर रहे हैं लीप ईयर की, तो वो 2 एक्स्ट्रा दिन या तो वो संडे मंडे हो सकते हैं, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, और या फिर सैटरडे संडे। तो हमारे पास 2 परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जिनमें संडे आ सकता है। ओवरऑल 7 कंडीशंस में से, सो नाउ द प्रोबेबिलिटी इज 2/7। बच्चों याद रखिएगा, जब कभी भी बात की जाए लीप ईयर की तो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास 2/7, और यदि अगर यहीं पर वो बात करें नॉर्मल ईयर की तो यही प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज 2/7। To the question number 38, if 2 dice are thrown simultaneously, the probability of getting the sum as 3 will be। चलिए तो देख लेते हैं, यदि अगर हमने 2 डाइस एक साथ थ्रो किए गए तो पहले ही हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है कि टोटल कंडीशन 36 होती हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि 2 डाइस थ्रो करने पर सम 3 कितनी कंडीशंस पर आ सकता है। सो दैट इज़ 1 2 2 1, 1 2 2 1। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई और कंडीशन नहीं हो सकती जिसमें सम 3 आ सकता है। सो फेवरेबल कंडीशन मुझे यहाँ पर 2 ही लग रही है, 2/36, और इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं 1/18। सो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज माइट बी इट इज़ 1। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, किसी भी घटना के अगर हम प्रोबेबिलिटी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर 2 ही कंडीशंस होती हैं, या तो इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा, है ना। और दोनों ही परिस्थितियों में दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक सिक्का उछाला तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2, तो दोनों का ही सम क्या होता है, 1 होता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज ऑलवेज 1। सो फाइनली हम लोग मूव कर चुके हैं हम हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 40 पर। और यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड, द इवेंट ई इज दैट कार्ड इज नॉट एन एस ऑफ हार्ट, द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई इज, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मालूम है कि 52 कार्ड का जो डेक होता है उसमें हार्ट का एस केवल एक ही होता है, और उसके ना होने का फेवरेबल कंडीशंस हमारे पास, यदि अगर उसको हटा दिया जाए सो बाकी 51 कार्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। स्टूडेंट्स, सो फाइनली हमारा ये आज का सेशन यहाँ पर बाइंड अप होता है। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। यहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और इसी तरीके से हम अगला सेशंस भी और लेकर आएंगे जब तक आप लोगों का टर्म 1 का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। सो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यदि आप अगर आखिरी तक पहुँचे और अगर आपको ये सारा कंटेंट अच्छा लगा सो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। सो थैंक यू सो मच।